पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज चौधरी बीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बीरेंद्र सिंह जी, इस देश में 13 महीनों का किसान आंदोलन चला और उसके बाद एमएसपी पर कानून के मुद्दे पर सहमति उस आंदोलन को खत्म करने के लिए, स्थगित करने के लिए कायम की गई। अब एक बार फिर से किसानों को धोखे का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी तादाद में किसान इसी मांग के साथ इकट्ठा हुए और उम्मीद की निगाहें आपकी तरफ इसलिए हैं क्योंकि किसानों की बात आप उठाते रहे हैं। देखिए, ये तो सही है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि भाई हम एक कमेटी का गठन करेंगे, और ये ठीक है कि कमेटी का गठन में कुछ समय ज़्यादा लगा है, लेकिन कमेटी तो बनी है। जो किसान हैं वो ये कहते हैं कि हमारी जो कमेटी गठन की जो बात हुई थी उसमें वो लोग हम नहीं चाहते थे जिन्होंने उस 3 कानूनों को बनाया, और हमारे 5 आदमी शामिल करने की बात हुई थी। तो नंबर 1 बात तो ये है कि वो लोग, और ख़ास तौर पे जो चेयरमैन है अग्रवाल उस कमेटी के, वो उस समय के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे। तो किसानों को इस बात से संतुष्टि नहीं है। और दूसरा, आपको पता ही है कि उन्होंने अब इस कमेटी में अपनी पार्टिसिपेशन को इनकार कर दिया बिल्कुल। और मैं ये चाहता हूँ कि इस मसले का स्थायी हल अगर नहीं होगा तो किसान को जो एक उम्मीद थी कि कोई स्थायी हल होगा, और हमारा जो एमएसपी का मामला है, एमएसपी सिर्फ अकेली एमएसपी नहीं, मैं तो और भी आगे तक की सोचता हूँ, लेकिन जो किसानों की मांग थी वो यही थी कि एमएसपी को लीगल शेप दी जाए, कानूनन अधिकार दिया जाए। और उसके लिए अब सरकार ने 3-4 बातें और बोल दी उसमें कि ज़ीरो कल्टीवेशन और इस तरह की कई बातें हैं, लेकिन किसानों की मांग को पूरा करने के लिए अगर किसान उसका हिस्सा नहीं होंगे, जो कमेटी गठित हुई है, तो कोई समाधान निकल के नहीं आएगा। नजर आ रहा है कि एक बार फिर से आंदोलन की राह पर किसान आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में किसान अगर आंदोलन की राह पर आगे बढ़ने को एक बार फिर से मजबूर हो जाते हैं तो परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन होगा, और इस आंदोलन को आप कितना जायज मानेंगे? देखिए, परिस्थिति की जिम्मेदारी तो आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे कोई फैसला हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी समय है, सरकार के पास भी है, किसानों के पास भी है, कि इस बात का स्थायी हल तभी निकल सकता है। मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ कि डायलॉग के बगैर कोई काम सिरे नहीं चढ़ सकता। संवाद जरूरी है, और सवाल नियत का भी रहेगा। नियत में अगर कहीं खोट होगा तभी तो पता लगेगा जब संवाद होएगा कि नियत में खोट है या साफ नियत है। तो ये चीजें जो हैं, ये मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर बातचीत का रास्ता तय हो जाए, और जैसे ये समिति या ये कमेटी गठित हुई है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि भाई किसानों की सेटिस्फेक्शन उनकी होनी चाहिए कि जो कमेटी गठित है उसमें सही आदमी है। और अगर ये बात है कि वही आदमी है जिन्होंने ये कानून बनाया था या उसका ड्राफ्ट तैयार किया था, तो फिर तो मैं नहीं समझता कि कोई बात सिरे चढ़ेगी। कुलदीप बिश्नोई का भारतीय जनता पार्टी में आना आप कैसे देखते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस बन गई। कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, कोई आता था कोई जाता था। ये हरियाणा में 8 साल पहले बहुत छोटी पार्टी थी बीजेपी, और अब बड़ी पार्टी बन गई। तो यहाँ कोई आ रहा है कोई जा रहा है, डूडी चला गया कुलदीप आ गया, एक ही बात है। लेकिन मैंने कांग्रेस में देखा था आप लगातार कभी पगड़ी पहनाना कभी उतारना, लगातार वो संघर्ष, बांगर की धरती की चौधर का जिक्र लगातार चलता रहा। लेकिन परिस्थितियां कभी भी कांग्रेस पार्टी के भीतर उतनी अनुकूल नहीं होगी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आप पहुंच पाते। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की भी कमोवेश उसी तरह की स्थिति यहाँ पर कायम नजर आ रही है। नहीं, आप मेरा मुख्यमंत्री का जो वो था ना समय, अब आप युवा पीढ़ी की तरफ सोचो कि उनको मौका मिले। मैं तो ये है, लेकिन युवा पीढ़ी की सोच को परखना जरूरी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई और दल है। आज का युवा और 20 साल का जो पहले का युवा है उसकी सोच में बड़ा भारी अंतर है, और उसकी जो
सोच है उसके अनुरूप कोई भी दल अपनी नीति निर्धारित करेगा तो उसको सफलता मिलेगी। आने वाले समय में ये कोई ना सोचे कि मेरी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है या मेरी पार्टी में हमने पिछले 30 साल से राज किया या 50 साल से किया या 10 साल से किया, ये परिस्थिति नहीं है। अब युवा वर्ग जो है वो दो चीजें तय कर चुका। एक तो ये कि जो ये चौधराट है कि बाप फिर बेटा फिर बेटे का भी बेटा, ये राजनीति वो कहते हैं कि ये हमारे को रास नहीं आ रही। और राजनीतिक दल भी जो ये कहते हैं कि अब 4,000 रुपये, दूसरा कहता है कि नहीं नहीं पेंशन मेरे को मैं 5 दूंगा, तीसरा कहता है छोड़ो इसको मैं 10 दूंगा। आपने इतना जिक्र किया है तो सीबीआई और ईडी के उपयोग को लेकर भी आप कुछ खुलासा कर। देखिए ये तो प्रक्रिया है, इसमें लोगों में ये इंप्रेशन जा रहा है कि बीजेपी का तो कोई नहीं पकड़ा जाता। गलत है क्या? नहीं नहीं गलत है, ये मत पूछो, मेरे को सब पता आप क्या चाहते हो। गलत है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनते जाओ। आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक इम्प्रेशन है कि जो दल जो सत्तासीन दल हैं उनके लोगों को तो हाथ नहीं पड़ता, और जो सत्ता से बाहर हैं लोग उन पे ये बात आ रही है, चाहे ईडी है चाहे सीबीआई है चाहे और है, तो ये कहीं ना कहीं संशय तो होती है। और ये भी ठीक है कि अब जिन पे अब छापे पड़ रहे हैं वो अगर पहले 5-10 साल पहले सत्ता में थे तो उन पे भी नहीं पड़ते थे। लेकिन इसका ज्यादा चलन जो है वो दो बातों में, एक तो प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार है तो वो व्यापक रूप है उसका, वो कहीं एक जगह नहीं है कि पंजाब में हो या हरियाणा में हो या महाराष्ट्र में हो, हर जगह व्यापक रूप है उसका। और उसको कर्म करने का, ये कहते हैं ना कई तो लोग ये कहते हैं राष्ट्रीय नेता कि भ्रष्टाचार खत्म तो नहीं हो सकता, कम हो सकता है। मैं इस बात को नहीं मानता, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये बिल्कुल खत्म हो सकता है, लेकिन नियत होनी चाहिए। अभी आपने जैसे कहा ना कि नियत होनी चाहिए, और नियत यही हो कि इंसाफ मिले। अब आप मेरे से अगला सवाल शायद ये इसका खनन माफिया का करोगे। मैं ये कहता हूं, जब मैं मिनिस्टर था तब मैंने ये बात कही थी कि शराब और माइनिंग, ये दो चीजों में इतने बड़े स्तर पे लोग पैसा कमाते हैं इलीगल, कि अगर ये सही मायने में ये सारे का सारा पैसा सरकारी खजाने में हो तो कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं, यहां तक की बात। और ये कहना कि जी वो पकड़ लिया वो कर दिया, खनन माफिया नाम का जब अगर शब्द इस्तेमाल होता है तो वो छोटे लोग नहीं, वो तो उसके वो क्या बोलते हैं, कारिंदे हैं वो। असली जो है उनको लगाओ यार, हाथ लगाना है तो पता लगे। आपने बड़ी कुर्बानी देकर राजनीति में केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर और सक्रिय राजनीति से खुद को अलग करके आपने बृजेंद्र सिंह जी को सांसद बनाया, बीजेपी की टिकट दिलवाई, जितवाया भी। लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई के सामने आने के साथ ही एक और चीज है, पता नहीं आपने सुनी कि नहीं सुनी, लेकिन लगातार ये बातें कही गई कि हिसार लोकसभा के लिए टिकट की गारंटी भी कुलदीप बिश्नोई को मिली है। तो जो इतनी बड़ी कुर्बानी आपने दी थी वो कहीं अब। मेरी कोई कुर्बानी नहीं, 52-50 साल का राजनीतिक जीवन, इस देश में विरले ही लोग होंगे। जब 25 साल का था पहला चुनाव लड़ा था 1972 में, और 2019 में मैंने छोड़ी है, तो इतने लंबे समय में भी अगर मेरी संतुष्टि नहीं होगी तो और 10 साल भी नहीं होती फिर तो। लेकिन एक बात जरूर है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं सक्रिय राजनीति से दूर हूं, मैंने ये कहा था मैं चुनावी राजनीति से दूर हूं। और वो भी इसलिए कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा बेटा राजनीति में आए, ये मेरी चाहत थी। और ये इसलिए नहीं थी कि बाप है तो बेटा, मैं इसलिए थी कि दीन बंधु छोटू राम जी की जो विरासत है, जो उन्होंने लोगों के लिए एक अथाह परिश्रम करके किसान वर्ग को और कमेरे वर्ग को जगाया था, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर
डेफिशिएंसी या कमजोरियां हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम फिर अपनी किसान की पक्ष में खड़े होकर उनकी लड़ाई लड़ें। और आपने ये देखा होगा, मैं बीजेपी का, आपने खुद बताया मेरे को, मैं वरिष्ठ नेता हूं, बताया ना, मानते हो ना? तो मैंने जिस दिन किसान आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन से किसान के साथ खड़े होकर बात की है। कोई कहने लगा जी ये तो पार्टी अनुशासन के खिलाफ है। मैंने कहा अगर किसान की बात करना अनुशासनहीनता है तो मैं तो करता रहूंगा ये। लेकिन अगर कुलदीप को लोकसभा की टिकट गारंटी कर दी गई तो फिर संभावनाएं ब्रिजेंद्र सिंह के लिए कम हो जाती। अब ये गारंटी तो आप पता करो, करी है नहीं करी है, मेरे को क्या पता। नहीं, मुझे तो कहा गया कि गारंटी है, लेकिन आप पता नहीं, आप उसे माने ना माने, लेकिन इस तरह की संभावनाएं अगर गारंटी कुलदीप को मिली है तो ब्रिजेंद्र सिंह जी के लिए संभावनाएं कहीं घटती हुई नजर आ रही है। देखो ब्रिजेंद्र सिंह एमपी है, सिटिंग एमपी है, 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीता हुआ है, और सिटिंग एमपी को भारतीय जनता पार्टी कैसे दूसरे को गारंटी देगी, ये समझने की बात है। ब्रिजेंद्र सिंह कोई साधारण एमपी भी नहीं है। ब्रिजेंद्र सिंह अपने 21 साल की आईएएस का जो उसका कार्यकाल था उसको छोड़ के उच्च पद से राजनीति में आया, और मेरे को कईयों ने ये भी कहा कि जी क्यों खामखा फंसा रहे हो, कमिश्नर था, चीफ सेक्रेटरी रिटायर होता। सही बात है। हाँ, लेकिन ऐसे है, राजनीतिक का जो वाहन है वो सवारी, देखो कोई लेक्चरर है अच्छा, वो अपनी जिंदगी में 1000, 2000, 5000 स्टूडेंट्स का भविष्य बदल देगा। कोई अच्छा संत है, अपने जो भी उसके भाषण होंगे और होंगे, उससे हो सकता है हजारों लोगों का जीवन बदल दे, लाखों का भी बदल सकता है। और सरकारी अधिकारी भी अपनी उसकी नीयत साफ हो, ईमानदारी से काम करे तो वो भी बहुत से लोगों को फायदा। लेकिन राजनीति में ये जो रथ है ना, जिसमें भगवान कृष्ण भी चढ़े थे अर्जुन को संदेश देने के लिए, राजनीति, भगवान कृष्ण कोई साधारण आदमी नहीं थे, वो स्टेट्समैन थे, कूटनीतिक। तो राजनीतिक वाहन पे जो सवार होगा वो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है, 1 की नहीं, लाख की नहीं, 1000 की नहीं। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन बना रहता है, तो उचाना विधानसभा क्षेत्र में मैडम प्रेमलता जी के लिए कितनी संभावनाएं आप देख पा रहे हैं? अभी आपने ब्रिजेंद्र की पूछ ली तो उससे काम चला लो, दो क्या करोगे? आपने बताया तो उनका भी नहीं, कम से कम उचाना का ही बता दीजिए। नहीं, देखिए बात ये है कि ये कभी दुष्यंत चौटाला है ना, उनसे भी पूछ लेना कि भैया 2.5 साल में तुमने कुछ नहीं किया, क्या इरादा यही है क्या इस कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरे में लड़ने का? तो फिर पता लग जाएगा आपको। तो अगर वो बदल लेते हैं तो आपके लिए संभावनाएं बढ़ जाएंगी। नहीं बदल, हमने तो चुनाव लड़ना है भाई। उचाना से ही लड़ना है, कहीं और से बैठ जाए? उचाना, मैं 12 चुनाव मैंने अपनी जिंदगी में, मैं 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ। 10-10 जगह से ये आता था आप यहाँ से लड़ लो, आप यहाँ। मैंने कहा नहीं, जहाँ लड़ना है वहीं से लड़ेंगे, और जिताएंगे तो वही जिताएंगे, हराएंगे तो वो हराएंगे। तो मैं अगर गठबंधन कायम रहा तो आपकी जिद कैसे? गठबंधन क्या होते हैं, ठीक है 5 साल का है, आगे का गठबंधन का ना तो आपको पता ना मेरे को पता। और अभी तो 2 साल, 1.5-2 ही बचे, 2 साल बचे हैं, तो 2 साल में तो पता नहीं क्या क्या होगा। आप रैलियों का कुछ जिक्र कर रहे थे, अपने लोगों से मैं रायशुमारी करूंगा, उनके मन की बात में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अब इस बात से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ जी। मसाला जो अभी तक नहीं मिला वो मिलेगा। देखिए बात ये है, आप पे समय है ना? हाँ, बात ये है कि इस देश की 75 साल की राजनीति में राजनीतिक दल चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके समाधान बताते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, कोई कहेगा 3000 रुपये पेंशन का मैं 4 करूंगा। इसी तरह बेरोजगारी का, इसी तरह गरीबी मिटाने का, इसी तरह शिक्षा पद्धति को एक ऐसे स्तर पे ले जाना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, आज तक मेरे अपने आकलन में हम कोई ऐसा समाधान नहीं दे सके जिसमें हम ये कहते हैं गरीबी मिट गई, जिसमें कहते हैं शिक्षा अब सबके लिए बराबर है। तो मैं
मैंने ये सोचा है कि मैं इन चीजों के समस्याएं वही, लेकिन इनके नए समाधान, और वो भी समाधान ऐसे जो किसी ने सुने ना हो या जो कोई किसी ने सोचे ना हो, उनके लिए मैं प्रयासरत हूं। और वो मैं 23 मार्च 2023 को उनकी घोषणा करूंगा, ताकि लोगों को, मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूं, जैसे आज कोई भी मजदूर है, उसकी मजदूरी कोई 200 रुपए भी दे देगा उसको, कोई 300 भी दे देगा, कोई 500 भी दे देगा, लेकिन 500 का मतलब 30 दिन अगर उसको मजदूरी मिले तो 15,000 रुपया उसको मिलेगा। मैं ये कहता हूं कि आज गरीब जो लोग हैं, जिनको हम ये कहते हैं साधनहीन हैं, उनको जब तक उनका जीवन स्तर, ताकि खाना अच्छा मिले, रहने की जगह अच्छी हो, वो अपने पढ़ाई लिखाई में बच्चों की मदद कर सकें, कहीं कोई बीमार है उसका पूरा इलाज ठीक हो, ये इनके बारे में कोई सरकार ने स्कीम तो बनाई है, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बनाई है 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान, लेकिन मेरी जेब में अगर पैसा होगा ना तो मुझे सरकार की तरफ भी नहीं देखना पड़ेगा। तो मैं ये है कि मेरे को अब मैं एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं बताता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, जब मैं एक बार 2 साल मेरे को हरियाणा में ये लेबर मिनिस्टर का भी चार्ज मिला था, और जो लेबर लीडर थे, यूनियन थी, वो कहते थे जी हमारे को चौधरी साहब ये पे रिवीजन का कुछ करो, तो कोई भी 22% से ऊपर नहीं पहुंचता था। मैं अपने सवाल पे आ जाऊं। मैंने 46% इंक्रीज दिया उनको। मैंने कहा जीना है तो अच्छी तरह जिए, और यही सामाजिक व्यवस्था है जिसके लिए परिवर्तन की जरूरत है। ये हुड्डा को कांग्रेस में फ्री हैंड का जिक्र खूब हुआ, खूब प्रचार इस बात का चल रहा है, तो उसका असर बीजेपी पर कितना आप मान रहे हैं? हुड्डा ने क्या कर दिया? हुड्डा को कांग्रेस पार्टी में फ्री हैंड का जिक्र खूब हुआ, तो अगर हुड्डा को फ्री हैंड है तो बीजेपी पर कितना असर उसका हरियाणा में? देखिए, हुड्डा को फ्री हैंड है, उससे बीजेपी को फायदा होगा, सही बता रहा हूं मैं। ये हमारा जो वो कृषि प्रधान तो है ये प्रदेश, ये जाति प्रधान भी प्रदेश है, और आप बीजेपी को समझ सकते हो, बड़ी तेज पार्टी है वो। राजनीति जहाँ इस किस्म की, हरियाणा जैसा प्रदेश हो, वहाँ भजनलाल जी की और देवीलाल जी की राजनीति आपने देखी होगी। इस तरह की राजनीति हमेशा यहाँ हरियाणा में रही है, आगे भी पनप सकती है, तो इससे कोई ज्यादा बीजेपी को परेशानी नहीं हो रही। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, मेरे पिछले इंटरव्यू में आपने मुझे ये कहा था कि बीजेपी में हमारी कोई सुनता नहीं है, तो अभी किसी ने सुनना शुरू किया या नहीं? वो तो देखो, बात ये है, मैं तो स्पष्ट आदमी हूँ, मेरी सुनो ना सुनो मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं अपनी बात तो करूंगा। बीजेपी का ये भी खासियत है कि वो कभी ना तो करती नहीं, जो भी मैं कहता हाँ जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने की बात है। अगर कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में आज वो जगह बना ली जो कभी कांग्रेस की होती थी, उसको अब वो अगर मेंटेन करके रखेंगे तो लोग जो उनको वोट दे देंगे, और अगर उससे पीछे हट गए तो ये हरियाणा है। ओम प्रकाश चौटाला जी का एक बार ऐसा रुतबा था कि लोग ये कहने लगे थे कि ये तो कभी सत्ता से दूर ही नहीं होंगे। लोगों ने दिखा दिया, 9 सीट पे ले आए, और 9 में भी 8 शेड्यूल कास्ट की और 1 अकेली जनरल की। तो इसलिए हरियाणा में जिसने भी राज करना है या राज आगे लेना है, वो अपने कान, नाक, आंख खोल के रखे। ये कोई किसी की चौधर बर्दाश्त नहीं करते, और कोई अकड़ के राजनीति करेगा, कोई जातिवादी राजनीति करेगा, कोई धर्म के आधार पर राजनीति करेगा, लोग उसको सबक सिखा देंगे। चलिए, टोटल न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। संवाद की जरूरत यहाँ पर महसूस की जा रही है। चौधरी बीरेंद्र सिंह साफ ही बात करें कि किसानों और सरकार के बीच संवाद होना चाहिए। एमएसपी पर कानून बनाए जाने की पैरवी वो लगातार कर रहे हैं और किसानों के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।